आज का अपना पहला चैप्टर रहने वाला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर से हर एक एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप नीट का एग्जाम्स ले लीजिएगा, चाहे आप नर्सिंग का एग्जाम्स ले लीजिएगा, और नर्सिंग में भी आपके जो स्टेट लेवल के हैं या फिर आपका एम्स का हो गया, तो इन सभी में इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। या फिर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहां से इस चैप्टर से बहुत ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और मेरा प्रॉमिस है, मेरा दावा है, मेरा वादा है बेटा जी कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपका कोई भी डाउट रहेगा नहीं। ओके डियर, आपको क्या करना है, बस आपको कॉपी पेन लेकर बैठना और साथ के साथ नोट करते हुए चलना है, साथ के साथ नोट करते हुए चलना है। ओके डियर, चलिएगा तो आइए समझते हैं बेटा जी आपका सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि कोशिका क्या होती है बेटा जी। कोशिका आपका एक बेसिक यूनिट होता है। जिस तरीके से हम लोग कोई मकान बनाते हैं, जिस तरीके से हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते हैं बेटा जी, तो बिना ईंट के उस बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो सकता। उसी तरीके से हमारी बॉडी का जो निर्माण है, हमारी बॉडी का जो निर्माण है बेटा जी, वो भी बिना सेल्स के नहीं हो सकता। तो सेल आपकी क्या होती है, सेल आपकी बिल्कुल बेसिक यूनिट होती है। सेल क्या होती है बेटा जी, बिल्कुल ही बेसिक यूनिट होती है। आइए समझते हैं। जब आप अपने चारों ओर देखते तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों को देखते होंगे, है ना बेटा जी। ये क्या है, तो ये नॉन लिविंग है। अगर हमारे आसपास कोई बर्ड्स बैठी है, कोई जीव है, तो वो कैसा है, वो बेटा जी लिविंग है। तो आप लोग जानते हो कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है ना भाई। लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है, लिविंग वो होता है जिसके अंदर सेल मिलती है, और नॉन लिविंग क्या होता है, जिसके अंदर सेल नहीं मिलती है। यानी कि पहला अंतर, पहली इंफॉर्मेशन आपको यही नोट करनी है कि लिविंग, जीवित हम उसी को कहेंगे, सजीव हम उसी को कहेंगे जिसके अंदर सेल मिलेगी, और निर्जीव हम उसको कहेंगे जिसके अंदर सेल नहीं मिलेगी। तो पहला कंसेप्ट आप सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ओके डियर, जब आप अपने चारों ओर देखते हैं, जब आप अपने चारों ओर देखते हैं बेटा जी, तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों को देखते होंगे। आप आश्चर्यचकित होकर अपने आप से पूछते ही होंगे कि किस कारण से कोई भी जीव लिविंग है। आपके मन में आता होगा कि यार किस कारण से ये जीव लिविंग है और किस कारण से ये जीव लिविंग नहीं है ना। तो ये बात आपके मन में आती होगी, बिल्कुल आती होगी बेटा जी, कि किस कारण से कोई जीव ऑर्गेनिजम्स लिविंग कहलाते हैं और एक निर्जीव लिविंग नहीं हो सकता, है ना। जो आपका जो निर्जीव है, यानी कि जो आपका नॉन लिविंग है, वो लिविंग क्यों नहीं है ना बेटा जी। तो ये आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा, पक्का आता होगा बेटा जी। इसका आंसर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स का होना है। इसका आंसर कहाँ छुपा हुआ है, तो इसका आंसर छुपा हुआ है कि प्रत्येक जीवित प्राणी के अंदर क्या होगा, तो कोशिका होगी। प्रत्येक जीवित प्राणी के अंदर क्या होगा, तो सेल होगी, है ना बेटा जी। प्रत्येक जीवित प्राणी के अंदर क्या होगा, तो सेल होगी। सेल इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल आपकी क्या होती है, तो सेल आपकी बेसिक यूनिट होती है। सेल आपकी क्या होती है बेटा जी, तो ये आपकी बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं बेटा जी, तो सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। एक सेल से बने ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर कहेंगे, जबकि अनेक सेल से मिलकर बने ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर कहेंगे। यानी कि अगर कोई एक कोशिका से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा जी, यूनिसेलुलर कहेंगे, एक कोशिकी कहेंगे। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, इसका मतलब क्या है, तो उसके पास में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। क्या है बेटा जी, उसके पास में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, है ना। चलो अब आगे की बातों को अगर मैं करता हूं बेटा जी, तो आगे की बातों को देखिएगा बेटा जी। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूइनहुक। क्या है साइंटिस्ट का नाम बेटा जी, एंटोन वॉन ल्यूइनहुक। एंटोन वॉन ल्यूइनहुक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। किसको देखा बेटा जी, सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा, सबसे पहले लाइव सेल को देखा, है ना बेटा जी। सबसे पहले क्या देखा, तो जीवित कोशिका को देखा, लाइव सेल को देखा। उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने आकर क्या किया, तो न्यूक्लियस की खोज की। उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया बेटा जी, तो आपके न्यूक्लियस की खोज की। ओके डियर, अच्छा भाई। अच्छा एक सवाल आपसे और भी पूछा जाता है कि फिर रॉबर्ट कुक ने क्या किया था, है ना बेटा जी। तो रॉबर्ट कुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट कुक ने क्या किया था बेटा जी, आपकी कोशिका की खोज की थी, सेल की डिस्कवरी की थी, सेल की डिस्कवरी की थी, सेल की डिस्कवरी की थी। ओके, तो इस पॉइंट को भी आप लोग कहीं पर नोट कर लेना, इस पॉइंट को भी आप लोग क्या कर लेना बेटा जी, नोट कर लेना। उसके बाद में एक कंसेप्ट है आपकी एनसीईआरटी में, सेल थ्योरी, है ना। एक कंसेप्ट है आपकी एनसीईआरटी में, क्या है बेटा जी, सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी क्या होती है बेटा जी, सेल थ्योरी क्या होती है, देखो बेटा जी। सील्डन और स्वान टुगेदर फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी। एक आपके साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सील्डन, और दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या बेटा जी, स्वान। इन दोनों ने ही क्या किया था, तो इन दोनों ही ने
अपना एक सेल थ्योरी दी थी। ओके बेटा जी। एंटोन वॉन ल्यूकेमोर ने पहली बार जीवित कोशिका देखी और उसका वर्णन किया। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की। फिर कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो सील्डन और स्वान ने मिलकर दोनों ने कोशिका सिद्धांत तैयार किया। दोनों ने मिलकर क्या किया बेटा जी? तो कोशिका सिद्धांत तैयार किया, है ना बेटा जी। हाँ अच्छा, रॉबर्ट हुक है, हाँ भाई रॉबर्ट हुक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, रॉबर्ट कुक नहीं, रॉबर्ट हुक। ओके डियर, चलेगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखिएगा, उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चू। क्या नाम था बेटा जी? रुडोल्फ वर्चू। अब ये जो रुडोल्फ वर्चू थे, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया, इन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया कि कोई भी कोशिका जो होती है, ये कोशिका आती कहां से है। इन्होंने पहली बार ये एक्सप्लेन किया कि कोई भी जो आपकी कोशिका होती है, ये कोशिका आपकी आती कहां से है। अरे बेटा वो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट कुक नहीं है। मैं देखना चाह रहा था कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है यहां पर, है ना बेटा जी। खैर कोई बात नहीं। तो रुडोल्फ वर्चू ने फर्स्ट एक्सप्लेन किया द सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि इन्होंने पता लगाया कि आपकी कोई भी जो कोशिका है, ये कोशिका आपकी कहां से आई है? तो ये कोशिका आपकी आई है प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है। कहां से आई है बेटा जी? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है, यानी कि पहले की आपकी कोई कोशिका होगी उससे आई हुई है। और उन्होंने एक टर्म दिया, उस टर्म का नाम क्या है बेटा जी? उस टर्म का नाम है आपका ओमनीसेलुला ई सेलुला। क्या नाम है उस टर्म का बेटा जी? ओमनीसेलुला ई सेलुला। तो आपसे कहा जाएगा कि ओमनीसेलुला ई सेलुला ये टर्म किसने दिया था? तो ओमनीसेलुला ई सेलुला टर्म आपको रुडोल्फ वर्चू ने दिया था। और इस चैप्टर के सवाल हम लोग करवाएंगे कितने बजे? 1 बजे। आप सभी लोग टाइम को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। दिस चैप्टर आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके फिर 1 बजे होंगे। ओके डियर, चलेगा। ये है हिंदी में लिखा हुआ रुडोल्फ वर्चू, यानी कि रुडोल्फ वर्चू ने 1855 में पहली बार समझाया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है ना भाई। इन्होंने कहा बेटा जी कि आपकी जो कोशिकाएं हैं वो कोशिका आपकी डिवाइड होती है और जो नई कोशिका आपकी होती है वो पुरानी सेल से बनती है। आपकी कोई पुरानी सेल्स होगी उससे बनती है ना बेटा जी। हाँ भाई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये कौन से बोर्ड का है? अरे भैया क्लास 11th में बायोलॉजी आती है और क्लास 11th की जो बायोलॉजी आती है वो विभिन्न एग्जाम में आती है। आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए और आप अपने आप से इसको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं बेटा जी, है ना। चलिएगा, अब बात करते हैं फीचर क्या है, सेल थ्योरी के फीचर्स क्या होते हैं, है ना बेटा जी। सेल थ्योरी के फीचर्स क्या होते हैं, आइए समझते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? तो सेल्स से मिलकर बने होते हैं या फिर सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। मैंने आपको क्या समझाया बेटा जी? मैंने आपको ये अभी समझाया कि जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स या फिर तो सेल से मिलकर बने हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं, है ना बेटा जी, या फिर आपके सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। ऑल सेल्स, हाँ भाई, ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये आपके दो कंसेप्ट किसने दिए थे बेटा जी? ये दोनों कंसेप्ट आपके रुडोल्फ वर्चू ने दिए थे। यहां पर लिख लीजिएगा, ये दोनों कंसेप्ट किसने दिए थे? तो ये दोनों कंसेप्ट ही आपके रुडोल्फ वर्चू ने दिया हुआ था। रुडोल्फ वर्चू ने ये दोनों कंसेप्ट दिए हुए थे, ये दोनों लाइनें आपकी दी हुई थी, है ना बेटा जी, ये दोनों लाइनें आपकी दी हुई थी। चलिएगा, कोशिका सिद्धांत की विशेषताएं क्या होती हैं? तो कोशिका सिद्धांत की जो आपकी विशेषता है, सभी जीवित जीव कोशिकाओं और कोशिकाओं के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद आपकी जो सेल्स होती हैं उस सेल से मिलकर बने होते हैं, है ना भाई। जितनी भी आपकी कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं आपकी पहले से कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं या फिर आपकी जो उत्पाद हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। आई थिंक ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा होने की वजह से आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करवा देता हूं, शायद थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है ना बेटा। चलेगा, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखिएगा बेटा जी, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब है आपका एन ओवरव्यू, आपका जो मैं दे रहा था, है ना, सेल्स का जो ओवरव्यू दे रहा था ना। आइए ओवरव्यू के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, बात करते हैं। सर ना थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा है तो बच्चों को ब्लर दिख रहा है, और एक बार क्वालिटी भी देख लेना प्लीज। चलेगा, कोशिका का अवलोकन करते हैं कि आपकी जो सेल होती है, आपकी जो कोशिका होती है, वो जो कोशिका आपकी होती है, अब उसका अवलोकन देखना है, ओवरव्यू इसका चेक करना है। आइए इसके ओवरव्यू के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनके पास में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट है, उन कोशिकाओं को हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स कह रहे हैं। और जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कह रहे हैं।
ठीक है बेटा, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? मैंने क्या बोला? तो जिस सेल्स के पास में न्यूक्लियस है तो उनको हम लोग यूकैरियोटिक कह रहे हैं, और जिसके पास में न्यूक्लियस नहीं है उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक कह रहे हैं। समझ में आया बेटा? अब आपको आई थिंक शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर विजिबल होगा। एक बार मुझे बताओ, अब आपको बिल्कुल क्लियर विजिबल है बेटा, है ना भाई? हाँ, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है? एक बार मुझे कमेंट करके पक्का बताओ। 100%, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, ऑल डन ना? ऑल डन, ऑल डन सर, थैंक यू सो मच। चलिएगा, तो अब ये बात हो गई आपकी बेटा। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि ऐसी कोशिकाएं जिनके पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट है यूकैरियोटिक कहलाती हैं, जिसके पास में न्यूक्लियस एब्सेंट है वो आपकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कहलाती हैं। वो आपकी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं बेटा जी? वो आपकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कहलाती हैं। ओके डियर, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनको यूकैरियोटिक कहेंगे, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहेंगे। राइबोसोम्स क्या होते हैं, है ना? एक आपकी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। आइए राइबोसोम्स के बारे में समझते हैं। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं जितना हाईलाइट कर रहा हूं बेटा जी, उतनी चीजों को तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है, बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल पढ़ लेना है बेटा जी। मैं बता रहा हूं कि आपका सवाल सही हो जाएगा, यहां से आपका सिलेक्शन हो जाएगा बेटा जी। ठीक है, देखो, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल बोथ यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। चाहे आपका यूकैरियोटिक हो चाहे आपका प्रोकैरियोटिक हो, आपका जो राइबोसोम्स होता है ये दोनों कोशिकाओं के अंदर मिलता है। चाहे आपका यूकैरियोटिक हो चाहे आपका प्रोकैरियोटिक हो, दोनों के अंदर राइबोसोम्स मिलता है। और राइबोसोम्स कैसा होता है बेटा? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। यहां पर मैं स्टार बना देता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, चलिएगा। जिन कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे केंद्रक होते हैं उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं, और जिन कोशिकाओं में झिल्ली से घिरा केंद्रक नहीं होता उन्हें हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। राइबोसोम्स झिल्ली से बंधे बिना कोशिकांग होते हैं, जो कि सभी कोशिकाओं में पाई जाते हैं, चाहे वो आपका यूकैरियोटिक हो और चाहे वो आपका प्रोकैरियोटिक हो। इतनी बात आप लोगों ने समझी? इतनी बात आप लोगों ने समझी बेटा जी? यानी कि आपको हिंदी में भी लेके आया हूं, आपको मैं इंग्लिश में भी लेके आया हूं। अब देखते हैं बच्चों का सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। अब देखते हैं बच्चों को समझ में कैसे नहीं आता है। आपको मैं हिंदी में भी लेके आया हूं, आपको मैं इंग्लिश में भी लेके आया हूं। अगर कोई बच्चा ऐसा कह रहा है कि ये क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है, तो भी बेटा आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि चाहे रिकॉर्डिंग हो चाहे लाइव हो, फर्क नहीं पड़ता बेटा जी, है ना? क्योंकि आपका क्या होना है बेटा जी? सिलेक्शन आपका यहीं से होना है। ओके डियर, सिलेक्शन आपका कहां से होना है? तो यहां से होना है। चलिएगा, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखिएगा, विद इन द सेल, सेल्स के अंदर, विद इन द सेल, सेल के अंदर राइबोसोम्स आर नॉट फाउंड ओनली द साइटोप्लाज्म। अब आपको लग रहा होगा कि सर राइबोसोम्स मिलता कहां पर है? तो आपको लग रहा होगा कि साइटोप्लाज्म में मिलता है। बेटा साइटोप्लाज्म में तो मिलता ही मिलता है, साइटोप्लाज्म के अलावा भी राइबोसोम्स मिलता है। साइटोप्लाज्म के अलावा राइबोसोम्स कहां मिलता है? आइए पता करते हैं। बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है राइबोसोम्स और आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। और इतना ही नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी राइबोसोम्स मिलता है। और इतना ही नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी क्या मिलता है बेटा जी? तो आपको राइबोसोम्स मिलता है। जल्दी से समझो। समझ में आया बेटा जी? समझ में आया? यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। आप लोग नोट करते चलना, मैं कह रहा हूं आप लोग नोट करते चलना, आपको बहुत यहां से फायदा होने वाला है। अब अगर ये सीरीज स्टार्ट हो गई है तो आप लोग मुझे डेली कमेंट्स करके बताना कि सर इसका पार्ट 2 कब आएगा, दूसरा चैप्टर कब आएगा, और कौन सा चैप्टर आप लोग पहले चाहते हो वो मुझे कमेंट करके बताना बेटा। आपको हर रोज इस चैप्टर की वीडियो मिल जाया करेगी, लेकिन क्लास के बाद मुझे कमेंट्स चाहिए ही चाहिए। ओके डियर, आपको समझ में आया उसका कमेंट, और दूसरा कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है पहले उसका कमेंट। ओके डियर, चलेगा। एनिमल सेल्स कंटेन एन अदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। फिर एनिमल सेल्स के पास में क्या होता है? एक और, है ना बेटा जी, एनिमल सेल्स के पास में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलता है। एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलता है, वो कौन सा होता है? आइए समझते हैं। उसको कहते हैं हम लोग सेंट्रियोल। क्या कहते हैं बेटा जी? उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल। विच हेल्प इन द सेल डिवीजन, जो कि किस में मदद करता है? जो कि आपके कोशिका विभाजन में मदद करता है। जो कि किस में मदद करता है बेटा जी? जो कि आपके कोशिका विभाजन में मदद करता है ना बेटा? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो, कोशिका के भीतर क्या होता है? तो राइबोसोम्स न केवल कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, बल्कि दो कोशिकांग जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो कि पौधों में मिलता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में और खुरदरी ईआर पर भी पाए जाते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई?
इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? जल्दी से बताइएगा बेटा, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? चलिएगा। जंतु कोशिकाओं में एक और झिल्ली रहित कोशिकांग होता है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं, जो कोशिका विभाजन में मदद करता है। जो किस में मदद करता है बेटा जी? जो कि आपका कोशिका विभाजन में मदद करता है। यहां तक क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई किल्लत, कोई समस्या अगर है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, बता सकता है ना बेटा जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखिएगा बेटा जी, आगे देखिएगा भाई। अब है आगे क्या है, आइए समझते हैं। अरे क्या हुआ है? ये क्या हुआ? हाँ भाई चलो आगे देखते हैं। आगे है आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है बेटा जी? यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना, अब आगे पढ़ते हैं। आगे है हमारा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 UM इन लेंथ। हाँ भाई, माइकोप्लाज्मा की लेंथ कितनी होती है? मात्र 0.3 MUM, वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 से 5 MUM तक। अब आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया में भी आपको जैसे पता होगा कि जीवाणु आपके क्या होते हैं? छोटे से होते हैं। लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि जीवाणु से भी कुछ छोटा होता है? वो आपके माइकोप्लाज्मा होते हैं। माइकोप्लाज्मा मात्र आपका कितना होता है? 0.3 MUM। ये आपकी एनसीईआरटी में डाटा लिखा हुआ, इसलिए मैंने यहां पे बताया है, क्योंकि एनसीईआरटी की आपको एक एक लाइन याद रखनी है, तब ना सिलेक्शन होगा बेटा। अगर स्टेथोस्कोप गले में लटकाना है तो फिर तो भैया क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। सही बात है ना बेटा? चलिएगा। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। आपका जो ऑस्ट्रिच होता है उसका जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। वो क्या होता है डियर? सबसे लार्जेस्ट एग आपका जो होता है वो किसका होता है बेटा जी? और एग ऑफ द ऑस्ट्रिच का जो लार्जेस्ट सेल्स होती है। लार्जेस्ट सेल्स किसकी होती है बेटा जी? ये आपके एग ऑफ द ऑस्ट्रिच की होती है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। आपकी जो आरबीसी होती है, आपकी जो आरबीसी होती है, ये आरबीसी का जो साइज होता है वो कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर का होता है। इस बात को भी आप लोग याद रख लेना, इस बात को भी आप लोग याद रख लेना। समझ में आया बेटा? जल्दी से बताओ, समझ में आया बेटा? चलिएगा अब बढ़ते हैं आगे। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं, केवल 0.3 MUM लंबी होती है, जबकि बैक्टीरिया 3 से लेकर 5 MUM तक लंबे हो सकते हैं। सबसे बड़ी पृथक एकल कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। मानव लाल रक्त कोशिकाओं का जो व्यास होता है वो लगभग 7 माइक्रोमीटर का होता है। समझ में आया बेटा जी? खाटू श्याम बुटाटी राम देवा बस रेडी हैं, ले चलो। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। चलो अब बढ़े आगे, है ना भाई? चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 1 शॉट में खत्म करना है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ी सी स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बेटा 1 शॉट में खत्म करना है। हाँ भाई सर, हम तो नीट वाले हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल भाई। मेडिकल स्टूडेंट इसी तरीके से हर एक बच्चे के अंदर यही जुनून होना चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए कि भाई जब तक स्टेथोस्कोप तुमसे मोहब्बत अगर की है तो तुमको पाएंगे नहीं, तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं बेटा जी, है ना? चलिएगा अब बात करते हैं हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है ना बेटा जी? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स को सबसे पहले तो किसके अंदर रखा गया है? तो मोनेरा जगत के अंदर रखा गया है। किसके अंदर बेटा जी? याद रखना, मोनेरा जगत के अंदर इसको रखा गया है। किसके अंदर? मोनेरा जगत के अंदर। अब मोनेरा जगत के अंदर जितने भी दुनिया भर के जो बैक्टीरिया हैं वो सब यहीं पर आते हैं। दुनिया भर के बैक्टीरिया, देखो कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स को बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म आपके नीट एग्जाम्स में पूछी गई है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी? तो भैया बैक्टीरिया को, और आपका जो ब्लू ग्रीन अलगी है, आपका जो माइकोप्लाज्मा है, और बेटा जी आपका जो पीपीएलओ है, इनके द्वारा क्या करते हैं बेटा जी? रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके डियर, चलिएगा। ये सामान्यतः यूकैरियोटिक से छोटी होती हैं, होंगी, बिल्कुल छोटी होंगी, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तथा ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं। छोटी हैं लेकिन शरारती हैं। यूकैरियोटिक से छोटी हैं लेकिन ये शरारती हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करती हैं, है ना भाई? छोटा है लेकिन खोटा है। बहुत बढ़िया। चलो, शेप तथा साइज में वेरी कर सकती है। शेप तथा साइज में भी इसका वेरिएशन होता है बेटा जी। आपके जो बैक्टीरिया है ना भाई, ये भी वेरिएशंस करते हैं। वो कहते हैं कि मैं बैक्टीरिया सही, लेकिन भाई मेकअप तो मैं भी करूंगा, मैं भी तैयार होऊंगा। देखो बेटा, बैक्टीरिया के 4 प्रकार के बेसिक शेप होते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया रॉड लाइक है तो उसका नाम क्या होगा? बैसिलस होगा। कोई बैक्टीरिया स्फेरिकल है तो उसका नाम क्या होगा? कोकस होगा। कोई बैक्टीरिया कॉमा शेप का है उसका नाम क्या होगा? विब्रियो होगा। कोई बैक्टीरिया अगर स्पाइरल शेप का है तो उसका नाम क्या होगा बेटा जी? स्पाइरुलम होगा। उसका नाम क्या होगा बेटा? स्पाइरुलम होगा। समझ में आया? जल्दी से बताओ।
समझ में आया बेटा जी? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई किल्लत, समस्या कुछ हो तो बताओ जल्दी से। हुआ क्लियर? एक बार अपने दोस्तों के साथ में सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई यार, है ना, अपने दोस्तों के साथ में सेशन को शेयर कर दीजिएगा और कह दीजिएगा भैया अगर सिलेक्शन लेना है, अगर सफल होना है अपने जीवन में तो भैया पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से। इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके डियर, बच्चे कहते हैं सर मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती। अरे तुम्हें चिंता करने की क्या बात है यार, आपका भाई लेके आया ना, इंग्लिश में भी लेके आया, हिंदी में भी लेके आया, यानी कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी को करके मानेंगे। ओके डियर, चलेगा, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स के शेप तथा फंक्शन में वाइड वैरायटी होने के अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन समान होता है। देखो बच्चों सुनो, इसमें शेप में भले अंतर है कि कोई आपका रॉड शेप का हो गया, कोई आपका कॉमा शेप का हो गया, कोई आपका स्फेरिकल हो गया, लेकिन इनका जो जीनोम है, इनका जो जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है वो सिमिलर है ना बेटा जी? अरे भाई हम हैं ह्यूमन बीइंग, हम कैसे हैं? तो हम सभी लोग ह्यूमन बीइंग हैं। अब रिलीजियस हमारे अलग अलग हो गए, कोई हिंदू हो गया, कोई क्रिश्चियन हो गया, कोई आपका मुस्लिम हो गया, या फिर हम लोग कैटेगरी में भी अलग अलग हो गए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है या फिर हमारा जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है वो तो ह्यूमंस वाला ही है ना, है तो बेटा हम लोग ह्यूमंस बीइंग ना। हाँ चलेगा। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस चीज को बहुत अच्छे से याद कर लेना बेटा जी कि माइकोप्लाज्मा को छोड़ दो, सभी प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि सेल मेम्ब्रेन्स को सराउंड करती है। सॉरी, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, यहाँ पर सेल बॉल होगी, यहाँ पर सेल बॉल होगी। क्या होगी बेटा जी? सेल बॉल होगी। हाँ भाई, यहाँ पर आपकी सेल बॉल होगी। समझ में आया बेटा जी? जल्दी से बताओ, समझ में आया बेटा? हाँ भाई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो भाई, सेल्स के अंदर उपस्थित मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब जैसे ये कोई कोशिका है आपकी, ये कोई आपकी कोशिका है। अब कोशिका जो है उसका जो बाहरी बॉल है वो क्या है? तो वो तो आपकी सेल बॉल है। ये क्या है बेटा जी? ये तो आपकी सेल बॉल है ना। अब इसके अंदर एक लेयर और होती है, उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? उस लेयर को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन जो बीच में जो लिक्विड पार्ट होता है, इस लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं? इस लिक्विड पार्ट को ही तो साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं बेटा? जल्दी से बताओ। इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। समझ में आया बेटा? जल्दी से बताइएगा। समझ में आया? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। मैंने कितने बार बताया है, मैं एक बार और बताना चाहता हूं यहां पर बेटा जी कि आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। भैया न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इस लाइन को याद रख लो। लाइन को याद नहीं रखोगे तो कैसे सवाल सही होगा बेटा? आगे देखो, जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेक्ड होते हैं। जब न्यूक्लियस नहीं मिलेगा तो जेनेटिक मटेरियल कहां पर पड़ा रहेगा? तो ये बिल्कुल नेक्ड पड़ा रहेगा, बिल्कुल नेक्ड पड़ा रहेगा। ये किसी से भी कवर आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के द्वारा ये घिरा नहीं होता है। अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के द्वारा ये घिरा नहीं होता। इस बात को याद रखना है। बहुत सारे बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए के बाहर स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। अब प्लाज्मिड क्या होता है? तो प्लाज्मिड इनके पास में एक स्पेशल चीज मिलती है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स मिलता है। इस बात को आपको याद रखना है कि भाई जो प्लाज्मिड है वो प्लाज्मिड की वजह से ही बैक्टीरिया यूनिक होते हैं, है ना बेटा जी? प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरिया यूनिक होते हैं। कहते हैं ना हम लोगों के पास भी कुछ ना कुछ यूनिक चीज है। क्या सर यूनिक चीज है? अरे भाई हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, है ना बेटा? तो ये सब कुछ यूनिक चीज ही तो होती है। तो ऐसे ही बैक्टीरिया कहते हैं अच्छा भाई हमको अलग रखा लेकिन हमारे पास भी कुछ ना कुछ तो यूनिक है। और यूनिक क्या है? प्लाज्मिड है। क्या है बेटा जी? प्लाज्मिड यूनिक है। अब ये प्लाज्मिड होता क्या है? तो ये सिंगल क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए आपका जो है वो तो जीनोमिक डीएनए होता है, ये आपका अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा बेटा जी, अब इसमें और कुछ आगे पढ़ना था। हाँ, आगे ये पढ़ना था कि इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए जो आपका एक तो जेनेटिक मटेरियल मिलेगा ही मिलेगा, एक तो आपका जेनेटिक मटेरियल मिलेगा ही मिलेगा, सिंगल क्रोमोसोम का सर्कुलर डीएनए मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा भी इसमें प्लाज्मिड मिलता है। और प्लाज्मिड भी क्या होता है? तो प्लाज्मिड भी आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह ही होता है, लेकिन प्लाज्मिड का अंदर जो आपको डीएनए मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा? स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के बाहर आपको प्लाज्मिड का डीएनए मिलता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है ना? समझ में आया बेटा? बच्ची पूछ रही है सर एक क्वेश्चन है क्लास में चल क्या रहा है? हम सबसे शांत स्टूडेंट हैं। क्लास में क्या चल रहा है बेटा जी? मैं पढ़ा रहा हूं आज से आपका प्रतिदिन एक चैप्टर में बायोलॉजी का मैं पढ़ाऊंगा। बेटा एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, मैं डांट नहीं रहा हूं किसी को। अभी बच्ची कह रही है सर एक बार डांट दीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं बेटा जी, आपके जो पेरेंट्स हैं ना, है ना,
आपके जो मम्मी पापा हैं ना, वो आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं। उन्हें पता है कि हमने तो अपना जीवन कैसे भी काट लिया, हमने खेती करके काट लिया, हमने किसानी करके काट लिया, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं उन बच्चों को इस तरीके से हमारी तरह मेहनत नहीं करनी पड़े, हमसे थोड़ा सा बेहतर वो कुछ कर पाएँ जीवन में। तो बेटा ये तुम्हारा जो समय है ना, इस समय को व्यर्थ मत जाने दो मेरे लाल। एक बार मन लगा के पढ़ लो, सिर्फ एक बार पढ़ लो बेटा जी। एक बार जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद तुम्हारी लग्जरी लाइफ होगी बेटा जी। आपसे बस एक ही तरीके से मेरी रिक्वेस्ट है, आपके कहने पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट को मैं फ्री में लेके आया हूँ। आपने देखा होगा मैंने रात को एक स्टोरी भी लगाई थी, रात को 3:30 बजे तक मैंने आपकी क्लास को तैयार किया बेटा जी। तो जब मैं इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते बेटा जी, है ना। हमारा इंस्टाग्राम पेज है सुभाष सर नर्सिंग, ये जो लिखा हुआ है ना सुभाष सर, इसके आगे नर्सिंग लगाओगे तो मिल जाऊंगा। जब मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं मेहनत कर सकते बेटा जी, कर सकते हो ना बेटा, बिल्कुल। हाँ, हर रोज एक चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन आपको दूसरे दिन मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि सर ये वाले चैप्टर को करा दीजिएगा। ओके चलो। प्रोकैरियोटिक हैव अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेसोजोम्स। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब इनके पास में एक चीज और होती है और उस चीज को हम लोग मीजोजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, उसको हम लोग मीजोजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग मीजोजोम्स कहते हैं, है ना। तो ये जो मीजोजोम्स आपकी जो होती है ना बेटा जी, ये मीजोजोम्स क्या है, तो ये मीजोजोम्स कुछ अलग चीज नहीं है, इनके पास में सेल मेम्ब्रेन्स का एक्सटेंशन होता है। सेल मेम्ब्रेन्स आपकी घूम घूम के एक्सटेंस हो जाती है। देखो जैसे ये है ना, ये सेल बॉल हो गई, तो सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से घूम घूम के इस तरीके से एक्सटेंशन बना लेती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के अंदर उसको मीजोजोम्स कहते हैं, है ना। उसी को बैक्टीरिया के अंदर मीजोजोम्स कहा जाता है। ओके डियर, चलेगा। जीनोमिक डीएनए के अलावा कई जीवाणुओं में जीनोमिक डीएनए के बाहर छोटे वृत्ताकार डीएनए में भी होते हैं ना, छोटे डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं, सही बात है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली का एक विशिष्ट विभेदित रूप होता है जिसे मीजोजोम्स कहा जाता है, और ये मूलतः कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन होते हैं। ये कोशिका मेम्ब्रेन आपका जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, उसकी क्या होती है बेटा जी, तो एक्सटेंशन होगा, है ना बेटा जी। हाँ सर, मेरा नर्सिंग में सिलेक्शन हो गया, अब टारगेट है नीट का। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। और आपका नीट में भी सिलेक्शन होगा, अगर आपका जज्बा है तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, 100% होगा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है बेटा जी सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, कि आपका जो सेल का जो एनवेलप है, इस सेल का एनवेलप और इसका जो मॉडिफिकेशन है वो आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में आइए समझते हैं। देखो बेटा जी, देखो, द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, दैट इज द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि आपका जो सेल का जो एनवेलप बना होता है ना, सेल का एनवेलप, एनवेलप का मतलब जानते हो तुम लोग, एनवेलप का मतलब होता है कवर। एनवेलप का मतलब क्या होता है बेटा जी, कवर होता है। जैसे नहीं हम लोग किसी शगुन में जाते हैं तो एक एनवेलप के अंदर पैसे रख के लेके जाते हैं, है ना, एक कवर के अंदर पैसे रख के लेके जाते हैं। इसी तरीके से आपका जो एनवेलप होता है ना, इस एनवेलप का मतलब क्या होता है बेटा जी, कवर ही होता है। तो ये कवर ना आपके 3 लेयर का बना हुआ होता है, ये कवर आपके 3 लेयर का बना हुआ होता है। सबसे ऊपर कौन सी लेयर मिलेगी, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या मिलेगा बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स। फिर आपकी सेल वॉल मिलेगी और फिर आपकी क्या मिलेगी बेटा जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। क्या ये तीनों बातें समझ में आई, क्या ये तीनों बातें समझ में आई बेटा जी, जल्दी से बताओ, क्या ये तीनों बातें समझ में आई। सबसे बाहर क्या मिलेगा, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर क्या मिलेगा, सेल वॉल, फिर क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा जी कि आपका जो सेल एनवेलप होगा, सेल एनवेलप आपका जो होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, और उसके बाद में क्या होता है बेटा जी, तो सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है, और उसके बाद में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। समझ में आया बेटा जी। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको स्ट्रक्चर्स बना के दिखाऊं तो ये देखो, ये जैसे आपकी सेल है ना बेटा, ये तो सेल वॉल हो गई, ये क्या हो गई, ये तो सेल वॉल हो गई। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, तो इसके अंदर आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी, इसके अंदर क्या होगी बेटा, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। ओके डियर, अब सेल वॉल के ऊपर, सेल वॉल की जस्ट ऊपर, जस्ट ऊपर, सेल वॉल की जस्ट ऊपर क्या लगी होगी बेटा जी, सेल वॉल के जस्ट ऊपर आपकी लगी होगी ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। ये मैं बैक्टीरिया के अंदर बता रहा हूं बेटा जी, ये आपकी बैक्टीरियल सेल है। ये किसकी सेल है बेटा जी, ये आपकी बैक्टीरियल सेल है। ओके डियर, बैक्टीरिया की सेल मैं बता रहा हूं। अब क्या होता है बेटा जी, कभी कभी क्या होता है, तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स एकदम से बिल्कुल चिपकी हुई है ना, जिस तरीके से फोन के ऊपर लेमिनेशन हम लोग करवा लेते हैं ना, अगर इस तरीके से है तो वो टफ लेयर बन गई, उसको हम लोग कैप्सूल कहेंगे। अगर ग्लाइकोकैलिक्स आपकी लूज है, अगर लूज है तो इसको स्लाइम लेयर कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। और अगर ये बिल्कुल टफ है, टफ एकदम टाइट है,
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इसको हम लोग कैप्सूल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको हम लोग कैप्सूल कहेंगे। ये सवाल आपके इसके आता है आपके एग्जाम्स में। समझ में आया बेटा जी? सर जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं एमसीक्यू भी करवाएंगे? भैया एमसीक्यू करवाएंगे, 1 बजे एमसीक्यू करवाएंगे भाई, 1 बजे एमसीक्यू करवाएंगे। और अगर 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाता तो आज भी करवा देंगे भाई, आज भी करवा देंगे। यानी कि अब आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, अब आपको सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। डरने की क्या बात है भाई, है ना, सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा बेटा जी। टेलीग्राम का लिंक आपका जो है वो है सुभाष सर नर्सिंग, टेलीग्राम इंस्टाग्राम सुभाष सर नर्सिंग। ये देखो ये लिखा है ना नाम, है ना, विदाउट स्पेस के सर्च करना। नहीं सर्च करना तो इंस्टाग्राम पे मैं मिल जाऊंगा, आप वहां पर मुझे मैसेज करना, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा बेटा जी, है ना। चलेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। ओके डियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी अ लूज सीथ। ग्लाइकोकैलिक्स आपका कैसा हो सकता है बेटा जी, तो ये आपका लूज सीथ का हो सकता है, जिसको हम लोग स्लाइम लेयर कहते हैं। वाइल इन द अदर्स इट मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड द कैप्सूल, है ना। अगर ये कैसा होगा बेटा जी, ये कैसा होगा बेटा जी, है ना, तो अगर ये टफ है ना, अगर ये टफ है तो टफ होगा तो कैसा होगा बेटा जी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कैप्सूल कहेंगे। कोशिका आवरण एक कसकर बंधी हुई 3 परत संरचना से बना होता है, अर्थात सबसे बाहरी ग्लाइकोकैलिक्स होती है, उसके बाद कोशिका भित्ति और फिर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ग्लाइकोकैलिक्स कुछ मामलों में एक ढीला आवरण हो सकता है जिसे स्लाइम लेयर कहा जाता है, जबकि अन्य मामलों में यह मोटा और कठोर हो सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कैप्सूल कहते हैं, जिसे हम लोग कैप्सूल कहते हैं। समझ में आया बेटा जी, जल्दी से बताओ समझ में आया? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए, आई थिंक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो, अब बात आती है बैक्टीरिया के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा फ्लैजेला होते हैं, है ना, आपने सुना होगा बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं बेटा जी, फ्लैजेला होते हैं, जो कि आपको किस में हेल्प करते हैं, जो कि चलने फिरने में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो बिसाइड फ्लैजेला, फ्लैजेला के अलावा, फ्लैजेला के अलावा बैक्टीरिया के पास में क्या होता है, तो कुछ पिलाई होती हैं, कुछ आपके फिम्बरी होती हैं, है ना भाई, कुछ आपकी पिलाई होती है, कुछ आपकी फिम्बरी होती हैं, जो कि मूवमेंट में हेल्प नहीं करती हैं, जो कि मूवमेंट में हेल्प नहीं करती हैं, लेकिन किसी भी होस्ट ऑर्गेनिजम्स के साथ में चिपकने में हेल्प करती हैं, किसी भी होस्ट ऑर्गेनिजम्स के साथ में चिपकने में हेल्प करती हैं। तो याद रखना बेटा जी, याद रखना बेटा, आपको क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि आपको फिम्बरी के फ्लैजेला के अलावा, फ्लैजेला के अलावा बैक्टीरिया के पास में 2 चीजें और मिलती हैं, एक आपका पिली होती है, दूसरी आपकी फिम्बरी होती है। पिली और फिम्बरी, क्या इन दोनों का काम मूवमेंट में है? क्या इन दोनों का काम मूवमेंट में है? कहना नहीं है सर, मूवमेंट में नहीं है इनका काम। फिर इनका काम क्या है, तो इनका काम है किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ में चिपकने में इनका काम होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के साथ में चिपकने में इनका काम होता है। इस चीज को आप लोग याद रख लेना। तो बिसाइड फ्लैजेला, फ्लैजेला को छोड़कर पिलाई और फिम्बरी आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन द मोटिलिटी। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, और तुम लोग आपस में बातचीत कर रहे हो, मैं देख पा रहा हूं बेटा जी, है ना। चलिएगा, in some bacteria they are known to help attach the bacteria to rock in stream and also the host tissue। और ये क्या करती है, तो आपकी जो फिम्बरी होती है, आपकी जो पिलाई होती है बेटा जी, ये पिलाई और फिम्बरी क्या करती है, तो ये होस्ट के साथ में चिपकने में काम करती है, होस्ट के साथ में ये चिपकने में काम करती है। समझ में आया बेटा जी, जल्दी से बताओ समझ में आया बेटा? ये सवाल हैं, और ये बच्चे सिर्फ वही बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम्स दिया होगा, जिन बच्चों ने नर्सिंग का एग्जाम्स दिया होगा। मुझे पता है, क्योंकि वो बच्चे अगर पीवाईक्यू लगा के गए होंगे तो वो कह रहे होंगे, अरे सर तो वो पढ़ा रहे हैं जो मैंने कभी पढ़ा था, पीवाईक्यू में पढ़ा था, सर तो वो पढ़ा रहे हैं। बेटा जी ये मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर चल रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। बस आप लोग किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये बहुत मायने रख रहा है। चलो, कोशिका के अलावा पिलाई और फिम्बरी भी बैक्टीरिया की सतही संरचना होती हैं, लेकिन गतिशीलता में अभी कोई भूमिका नहीं निभाते। कुछ बैक्टीरिया में ये बैक्टीरिया को धाराओं में, चट्टानों से और मेजबान ऊतकों से जोड़ने में मदद करने के लिए जाने जाते हैं। यानी कि जो पिलाई और जो आपकी फिम्बरी होती है, ये पिलाई और फिम्बरी आपकी क्या करती है बेटा जी, एडहियरिंग का काम करती है, चिपकने का काम करती है। समझ में आया डियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखिएगा भाई,
अब बात करते हैं राइबोसोम्स की कि भैया राइबोसोम्स क्या होता है और राइबोसोम्स के साथ में इंक्लूजन्स बॉडी क्या होती है। आइए राइबोसोम्स की बात करते हैं और राइबोसोम्स के साथ साथ इंक्लूजन्स बॉडीज की बात करते हैं। देखो बेटा, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स के पास में तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसलिए क्या कहते हैं बेटा जी, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। याद कर लो, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है तुम्हारी टक्कर में बेटा। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। Several ribosomes may attach to single mRNA to form a chain called it is a polysomes या polyribosomes। अब क्या होता है बेटा जी, बहुत सारे राइबोसोम्स ना इस तरीके से mRNA पर अटैच रहते हैं, इस तरीके से mRNA पर अटैच रहते हैं। जैसे ये RNA का धागा है ना, तो इस पर ये जगह जगह आपके RNA क्या है, तो अटैच हैं। इस पे जगह जगह क्या है बेटा जी, आपके RNA अटैच हैं। अब RNA अगर एक धागे पर अटैच रहते हैं बेटा जी, और बहुत सारे राइबोसोम्स हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम्स। पॉली का मतलब बहुत सारे, या इसको पॉलीराइबोसोम्स बोलेंगे, या फिर इसको पॉलीजोम कह देंगे यार। क्या कहेंगे, पॉलीराइबोसोम्स, या फिर इसको हम लोग पॉलीजोम कहेंगे। समझ में आया बेटा जी, जल्दी से बताओ, समझ में आया बेटा। चलिएगा, राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है। कई राइबोसोम्स एक एकल mRNA से जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे हम लोग पॉलीराइबोसोम्स कहा जाता है। और राइबोसोम्स की खोज किसने की थी, जल्दी से बताओ यार, राइबोसोम्स की खोज किसने की थी, पैलाडे साहब ने की थी। पैलाडे पार्टिकल्स भी कहा जाता है, पैलाडे पार्टिकल्स भी कहा जाता है, क्यों इन्होंने खोज की थी। और कितने में की थी, 1953 में की थी। इस चीज को याद रख लेना, इस चीज को याद रख लेना। सर मैंने 10 दिन क्लास ली थी, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। बेटा अब तो मैं बता रहा हूँ, अगर तुम स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना, अभी तो मेरा प्रतिज्ञा 3.0 बैच चल रहा है, और उस प्रतिज्ञा 3.0 बैच में बेटा जो मैं पढ़ाऊंगा, एक एक सवाल आपके एग्जाम्स में आएगा, एक एक सवाल आपके एग्जाम्स में आएगा डियर, पक्का प्रॉमिस, 100% बेटा। चलिएगा, समझ में आया बेटा, जल्दी से बताओ, समझ में आया यहाँ तक किसी बच्चे को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो दिक्कत, नो परेशानी। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बेटा जी, आगे बढ़ा जाए। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंक्लूजन्स बॉडीज की, कि इंक्लूजन्स बॉडीज क्या होती हैं, आइए समझते हैं। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स इज स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स बॉडीज। तो इंक्लूजन्स बॉडीज क्या होती हैं बेटा, आइए समझते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आरक्षित पदार्थ अंतर्वेशन काय के रूप में कोशिका द्रव में संग्रहित होते रहते हैं, यानी कि इनके अंदर जो फूड मटेरियल्स होता है, वो फूड मटेरियल्स आपका इंक्लूजन्स बॉडीज के रूप में स्टोर होता है ना। किसके रूप में, इंक्लूजन्स बॉडीज के रूप में, है ना। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पर फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गए, है ना, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गए, है ना। इस तरीके से आपका क्या होता है बेटा जी, तो इस तरीके से आपका ये फूड को स्टोर करते हैं। ओके, चलो आगे देखो, आगे है आपकी, अब स्टार्ट होती है यूकैरियोटिक सेल्स। अब स्टार्ट करते हैं कि बच्चों क्या, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आइए यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल्स और आपकी फंजाई। याद रखो बेटा, याद रखो बेटा कि आपको क्या याद रखना है कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ। पहली बात तो आप लोग ये देख लीजिएगा बेटा जी, हाँ देखो बेटा, एक बात ये देखो, जल्दी से एक बात ये देखो कि पहली बात तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस मिलता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सबसे मेन बात, सबसे मेन बात, प्रेजेंट न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद में प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंड, प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, है ना। ये दो बातें तो आपको याद ही रखनी है, ये वाली 2 पॉइंट तो आपको याद ही रखने हैं, ये वाले 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सर इनका भी नोट्स बनाना है क्या, बेटा बिल्कुल बनाना है, नोट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे बेटा, आपकी उंगली नहीं चलेंगी, तो आपका जो दिमाग है वो कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा। यानी कि दिमाग का आपकी उंगलियों से एक अच्छा कनेक्शन होता है, हर एक विद्यार्थी का होता है। हमेशा मैं कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे एस्पिरेंट हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई भी चीज अगर याद करनी तो लिख के जरूर पढ़ें, 100% याद होगा आपको, लिख के पढ़ने से आपको याद होगा पक्का।
इसमें सभी प्रोटिस्ट आते हैं, इसमें पौधे प्लांट आते हैं, इसमें आपके एनिमल्स आते हैं और इसमें आपके कवक आते हैं, फंजाई आते हैं। तो आपको क्या याद रखना है बेटा, आपको याद ये रखना है कि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर क्या क्या आता है। तो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर आपको प्रोटिस्ट आता है, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर आपको प्लांट आता है, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर आपको एनिमल्स आता है और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर आपको क्या आता है बेटा जी, तो फंजाई आता है। समझ में आया बेटा जी। आपकी बुक कब आ जाएगी, बुक आपकी बहुत ही जल्दी आ जाएगी। आप लोग एक बार लोकेशन को ट्रेस कर लेना कि कब आ रही है ना डियर। चलो थ्योरी क्लास आज आपकी पहली क्लास है स्नेहा चौधरी। आप कमेंट करके बताना कि कल क्लास आपको कौन सी चाहिए और ये क्लास आपको कैसी लगी। ये 2 कमेंट्स आपको करना ही पड़ेंगे बेटा। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। आगे बात करते हैं बेटा जी सेल मेम्ब्रेन्स की। पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन्स ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखो मेम्ब्रेन समझने के लिए ना सबसे इजी एक बात मैं तुमको बताऊं, आपके घर में जो भी हमारे थोड़े से बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कहते हैं कि चिकना मटका है, चिकने मटके पर पानी रुकता नहीं है। जैसे मैं बना के दिखा रहा हूं यहाँ पर, तो भैया थोड़ा सा ड्राइंग पर हंसना मत, है ना। हाँ, ये क्या मैंने बना दिया, तो ये मैंने चिकना मटका बना दिया, चिकना मटका बना दिया। अब इस चिकने मटके पर हमने क्या किया, तो पानी डाला। क्या डाला बेटा जी, पानी डाला। तो इस चिकने मटके पर पानी रुकेगा नहीं, है ना, नहीं रुकेगा। अब जब चिकने मटके पर पानी रुकेगा नहीं और अगर मटके के अंदर पानी डालना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा करते कोई एक पोर बना देते हैं, है ना बेटा। क्या कर देते हैं, कोई एक पोर बना देते हैं। इस पोर के द्वारा क्या होगा, पानी अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है बेटा जी, इसी तरीके से हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो भी क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। यानी कि उसमें भी क्या होता है बेटा जी, सर प्रतिज्ञा बैच का फीस कम नहीं होगा बेटा, 499 रुपए में मैं तुम्हें प्रतिज्ञा बैच दिलवा रहा हूं। अब इससे ज्यादा कम मेरी देवी नहीं होगा बेटा जी। और ये ऑफर मुझे लगता है कि कहीं क्लास खत्म होने के 2 घंटे बाद एंड ना हो जाए। अगर किसी बच्चे ने अभी तक प्रतिज्ञा 3.0 में एनरोल नहीं किया है तो फटाफट जाके बेटा जी आज 3 बजे तक कर लेना, है ना। मैं 3 बजे तक बढ़वा दूंगा, 3 बजे तक एनरोल जरूर कर लेना बेटा जी, जरूर कर लेना। इससे सस्ता ऑफर फिर नहीं आने वाला, मैं बता रहा हूं आपको, फिर नहीं आने वाला इससे सस्ता ऑफर, है ना। चलेगा, तो भाई मैं बता रहा था आपको कि आपका क्या है बेटा जी, कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी क्या हुई थी बेटा जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी क्या हुई थी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी क्वासी फ्लूइड नेचर की है, क्वासी फ्लूइड नेचर की है। तो अब वहां पर पानी तो अंदर जाएगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रोटीन्स का निर्माण करना पड़ेगा। तो ध्रुवीय अणु अध्रुवीय लिपिड से होकर नहीं गुजर सकते, झिल्ली के आर पार उनको परिवहन को सुगम बनाने के लिए झिल्ली के लिए एक वाहक प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है ना बेटा। हाँ सर कैसे लूं, अभी मैं बता देता हूं, है ना, क्लास को एंड करने से पहले। हाँ बहुत बढ़िया, चलेगा आगे बढ़ते हैं। अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हाँ भाई, हाँ, तो अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट across the membrane against their concentration gradient from lower to higher concentration, such are transport in a energy development process in which ATP is utilized। अब क्या होता है बेटा जी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमें कहीं ऊपर हाइट से नीचे बाइक लेके आनी है ना भाई, है ना भाई, आपके ऊपर कोई हिल एरिया है और हिल एरिया से नीचे हमको बाइक लेके आनी है, तो बेटा बाइक का अगर हम स्विच भी बंद कर देते हैं ना, तो भी बाइक अपने आप आ जाती है, ढरकते 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 बाइक आ जाती है, क्योंकि उसमें कोई पेट्रोल भी खर्च नहीं हो रही, क्योंकि भाई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आनी है। और यहीं पर क्या होता है, अगर हमें बाइक को ऊपर चढ़ाना है, अगर हमें बाइक को ऊपर चढ़ाना है और अगर स्विच बंद कर दिया तो क्या बाइक चढ़ पाएगी, अरे नहीं चढ़ पाएगी बेटा जी। तो यानी कि अगर कंसंट्रेशन के अलग हम चलते हैं, अपोजिट अगर हम चलते हैं बेटा जी, तो क्या होता है, तो बेटा जी आपका एनर्जी खर्च होती है। तो क्या होता है बेटा जी, एनर्जी खर्च होती है। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है, वही बात यहां पर लिखी हुई है। कुछ आयनों तथा अणुओं का परिवहन झिल्ली के पार उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। एमसीक्यू कराओ सर जी। अब बेटा आपने इतने प्यार से बोला है ना, तो इसलिए मैं समझ तो लेता हूं तुम्हारी बात को, है ना बेटा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, तुमने इतने प्यार से कहा एमसीक्यू कराओ। एक बात कहूं बेटा, एमसीक्यू क्लास हमारी 1 बजे चलेगी। अगर तुमको पसंद आए ये वाली क्लास, थ्योरी पढ़नी है तो पढ़ो बेटा, नहीं तो एडवाइज मत दो डियर, है ना भाई। एमसीक्यू मैंने बहुत देख लिए और पिछले 3-4 साल से एमसीक्यू ही करा रहा हूं और अभी भी एमसीक्यू ही करा रहा हूं, पिछले 3-4 महीने से,
है ना। मुझे पता कि तुम कितना एमसीक्यू करके क्या कर पाओगे। समझ में आया बेटा जी। तो जब तक कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे, जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे, सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। एमसीक्यू एमसीक्यू खेलते रह जाओगे बेटा जी, है ना। मुझे भी कोई शौक नहीं है तो मैं पिछले 1 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ, पढ़ाई जा रहा हूँ, पढ़ाई जा रहा हूँ बेटा जी। मैं भी चाहूँ तो मैं भी करा सकता हूँ बेटा, है ना भाई। हाँ सही कह रहे हैं सर, इनको फ्री में मजा नहीं आ रहा। अच्छा बैच कैसे लें, चलो भाई चलो ठीक है भाई, बैच के बारे में बता देता हूँ। आइए बैच के ही बारे में बता देता हूँ बेटा जी। चलो सब कुछ चलेगा, देखो नर्सिंग की भी क्लास चलेगी और आपकी इंग्लिश की भी क्लास चलेगी, सब कुछ चलेगा। आइए मैं बता ही देता हूं एक बार बैच को कैसे लेना है। बैच को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली गूगल पर जाओ, गूगल पर जाओ सिंपली, है ना। और गूगल पर जाके अड्डा 24/7 सर्च करो, अड्डा 24/7 सर्च करो। अड्डा 24/7 सर्च कर लिया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आज 3 बजे तक ही ऑफर है, पहले सुन लो, अच्छे से सुन लो, आज 3 बजे तक ही ऑफर है। पहली वाली लिंक पर क्लिक करो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ऑल कोर्स पे जाओगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। इधर साइट में ना नीचे स्क्रॉल करना, नर्सिंग आ जाएगा। नर्सिंग में इधर ढूंढना यूपीसी नेट कहीं लिखा हुआ है, ये देखो यूपीसी नेट लिखा हुआ है। यूपीसी नेट का ये रहा प्रतिज्ञा 3.0 बैच। बेटा मैं बता रहा हूं 524 का दिखा रहा है, लेकिन बाई नाउ पे क्लिक करो, बाई 932 कोड लगाओ, बाई 932 यहां पर लगाओ, बाई 932 वाई 932 और जैसे ही अप्लाई करोगे ये देखो 499 में। आज 3 बजे तक ले लेना फटाफट, मैं बता रहा हूं बेटा 3 बजे तक ही है। और उसके बाद में फिर से ये मैं बता रहा हूं कहीं 999 का ना हो जाए। और फिर मत कहना कि सर आपने डिस्काउंट हटवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। तो बेटा कंपनी के रूल्स हैं, वो तो 15 अगस्त को ही हट रहा था, बट फिर मैंने जन्माष्टमी के ऑफर पर करवा दिया और कल संडे पड़ गया, तो आज 3 बजे तक मैं रखवा सकता हूं बस सिर्फ। ठीक है, ले लोगे, जिसको इनरोल करना है कर लोगे, तैयारी कंप्लीट करनी है कर लोगे, सिलेक्शन लेना है कर लोगे। चलो बहुत बढ़िया जी। तो आइए समझते हैं बेटा, अब बात करते हैं सेल बॉल की। अब बात करते हैं बेटा जी किसकी, तो अब बात करते हैं सेल बॉल की, बात करते हैं कोशिका भित्ति की, बात करते हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है बेटा जी, कोशिका भित्ति क्या होती है, तो कोशिका भित्ति आपकी जो सेल है ना उसके बाहर की जो कवरिंग होती है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं, है ना। चलो आ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि आपका जैसे मैंने अभी बताया ना बेटा जी कि जैसे ये क्या है, तो ये आपकी सेल है, ये आपकी सेल है, ये आपकी कोशिका है। अब इस कोशिका की ये वाली मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके ऊपर होती है सेल बॉल। क्या होती है बेटा जी, हमेशा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है आपकी सेल बॉल। सेल मेम्ब्रेन के हमेशा ऊपर होती है क्या बेटा, सेल बॉल होती है। ओके डियर, अब एल्गी में सेल बॉल किस किस से मिलकर बनी होती है, तो ये आपको देखना है। एल्गी की जो सेल बॉल होती है वो सेलुलोज की मिलकर बनी होती है, गैलेक्टेंस की मिलकर बनी होती है, मेनन्स की बनी होती है और आपके मिनरल्स की बनी होती है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आया है ना बेटा। सर मेरा नाम फिजा है, ओके बेटा जी ओके। देखो, और प्लांट्स की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है बेटा जी, सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से, पैक्टीन से और प्रोटीन से, पैक्टीन से और आपकी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ओके डियर, चलो एक निर्जीव कठोर संरचना प्लाज्मा झिल्ली के लिए एक बाहरी आवरण बनाती है। शैवाल की सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनन्स और खनिज की बनी होती है, जबकि पौधों के अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स और ये आपकी प्रोटीन्स की बनी होती है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी, सर नो दिक्कत नो परेशानी। ओके डियर, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, बात करते हैं। मात्र 10 मिनट का सेशन और रह गया है, 10 मिनट में जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं, फिर आपका टाइम भी ओवर हो जाएगा डियर, है ना बेटा। चलिएगा, देखो बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले तो इसको याद रखो, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, इसके अंदर गोल्जी एपरेटस आता है, इसके अंदर लाइसोजोम आते हैं और इसके अंदर बेटा वैक्यूल्स आता है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपसे सवाल में पूछा जाएगा बेटा कि भैया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, सर इसके अंदर गोल्जी एपरेटस आता है, सर इसके अंदर लाइसोजोम आता है और सर इसके अंदर हमारा वैक्यूल्स आता है। इसके अंदर क्या आता है बेटा, वैक्यूल्स आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर की फुल फॉर्म क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अब ER आपका डिवाइड हो जाता है, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। अगर हम इसकी आउटसाइड कंपोनेंट्स को देखें तो लुमिनल होती है, और बाहर वाले को हम देखें तो बेटा जी साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंट्स आ जाता है। तो ये आप लोग समझ लेना। चलो, इसमें ER गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम और रिक्तिकाएं शामिल होती हैं। ER अंतःकोश की स्थान को दो अलग अलग कक्षों में विभाजित करता है, अर्थात ल्यूमिनल ये अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ आपका कोशिका द्रव्य हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखो बेटा जी, आगे देखिएगा। ER ऑफन शो राइबोसोम्स, अगर ER से अटैच्ड हैं तो एंडोप्लाज्मिक कैसा होगा बेटा जी, आपका रफ होगा। अगर आपके राइबोसोम्स, इधर देखो सभी बच्चे ध्यान से, इधर देखो बेटा, इधर देखो बेटा जी, इधर देखो, अगर आपके राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए हैं तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका क्या कहलाएगा, तो वो आपका कहलाएगा रफ, खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। और अगर एब्सेंट हैं, दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे इधर ध्यान दो, अरे इधर ध्यान दो बेटा जी, इधर ध्यान दो। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो उसको हम लोग रफ कहेंगे, और अगर हमारा एब्सेंट है तो क्या कहेंगे, स्मूथ कहेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई बेटा, जल्दी से बताओ। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप बेस्ट टीचर हैं यूट्यूब के। थैंक यू सो मच स्नेहा चौधरी, थैंक यू सो मच बेटा जी। और सर ये लोग बात कर रहे हैं, नेहा चौहान बात करने दो, जो भी बच्चे बात कर रहे हैं उनको बात करने दो, क्या फर्क पड़ता है, सबका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा ना बेटा जी। जब मैं इनको प्यार से समझा रहा हूँ कि बेटा पढ़ लो, अभी आपके पेरेंट्स आपके साथ में हैं, एक टाइम ऐसा होगा जब पेरेंट्स भी साथ छोड़ देंगे बेटा, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भाई मर्जी आपकी है डियर। हमारा काम था आपको समझाना, मैं समझा रहा हूँ, मेहनत करना, मैं मेहनत कर रहा हूँ बेटा जी। RER इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस। अब आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना बेटा जी, ये क्या करता है, तो ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन्स बनाता है। क्यों बनाता है प्रोटीन्स, जल्दी बताओ क्यों बनाता है प्रोटीन्स? क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। रफ के पास में तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना बेटा। ER में अक्सर राइबोसोम्स उनकी बाहरी सतह से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। जिस अंतःद्रव्य जलिका की सतह पर राइबोसोम्स होते हैं वो खुरदरी होती हैं, और जिस पर नहीं होते हैं वो चिकनी दिखाई देती हैं, क्योंकि इनके पास में ये नहीं होते हैं। और आपका जो RIR होता है यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो आपका प्रोटीन्स बनाने में यूज होता है। ये भी लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो मैंने अभी अभी आपको बताया बेटा जी कि आपका जो SER होता है यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो आपका लिपिड बनाता है। एनिमल सेल्स में आपके लिपिड लाइक कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, आर सिंथेसाइज्ड इन SER। आज मुझे कमेंट करके बताना बेटा, मैं ये सवाल करवा चुका हूं कि आपका लिपिड नेचर के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, मुझे कमेंट करके बताना बेटा। ये कल क्लास आपका पार्ट 2 या फिर दूसरा लेक्चर आपका तभी आएगा जब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लास के बाद फिर से ×2 की स्पीड पर देखेंगे इस क्लास को, या फिर कमेंट करने जरूर आएंगे। पक्का आना, बताना क्लास आपको कैसा लगा डियर। कल आपको कौन सा चैप्टर चाहिए ये भी आप बता ही देना, चलेगा। गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ फ्लैट। अब बात करते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी की। अब बात करते हैं हम लोग किसकी बेटा, गोल्जी बॉडी की बात करते हैं। गोल्जी बॉडीज है ना। गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक ऑफ सिस्टर्नी होती है। इसका शेप और साइज क्या होता है, 0.5 μm से लेकर 1 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है। गोल्जी सिस्टर्नी आर सेंट्रली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेज एंड कॉन्केव ट्रांस और द मैच्योरेशन फेज। ये आपका इसके बारे में बताया गया, गोल्जी एपरेटस के बारे में बताया गया है। गोल्जी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। गोल्जी बॉडी आपकी जो होती है इसका मेन काम क्या होता है, गोल्जी बॉडी का मेन काम क्या होता है बेटा जी, आपका जो मटेरियल्स होते हैं ना उनको पैकेजिंग में हेल्प करता है। टू डिलीवर्ड आइदर टू द इंटरसेलुलर टारगेट्स टू सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल्स, यानी कि सेल्स के अंदर लाना और सेल्स के बाहर लाना। सर आप एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी भी करवाते हैं क्या बेटा? करवा तो रहा हूँ, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा तो रहा हूँ बेटा। मैंने कब मना किया है ऋतुराज, कब मना किया है बेटा, कब मना किया है बेटा, है मेरी गुड़िया मेरी प्यारी बेटी, कब मना किया है? चलो आगे देखो। गोल्जी एपरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। देखो कि आपका जो गोल्जी बॉडी होती है ना, ये गोल्जी बॉडी किस किस में हेल्प करती है, तो याद रखो गोल्जी एपरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड आपका ग्लाइकोलिपिड। याद रखो G फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, G फॉर ग्लाइकोलिपिड और G फॉर गोल्जी बॉडी, G फॉर गोल्जी बॉडी
है ना बेटा जी। तो जब जब गोल्जी बॉडी का नाम आएगा तो कह देना कि यार ये तो गोल्जी बॉडी वही वाली गोल्जी बॉडी है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस करती है। समझ में आया? हाँ बेटा, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। गोल्जी उपकरण मुख्यतः पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है, पैकेजिंग में हेल्प करता है, जिसे या तो कोशिका के भीतरी लक्षणों तक पहुंचाया जाता है या फिर कोशिका के बाहर साबित किया जाता है। गोल्जी उपकरण ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है भैया, है ना बेटा, इसको महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आपने लाइसोजोम की कर लेता हूं। क्या आप लोगों ने लाइसोजोम्स के बारे में सुना होगा? क्या आप लोगों ने लाइसोजोम्स के बारे में सुना है? लाइसोजोम क्या होते हैं? आइए लाइसोजोम्स के बारे में बात करते हैं। सर रिप्रोडक्शन पढ़ा दो बेटा, सारे चैप्टर्स होंगे, सारे चैप्टर्स होंगे, रिप्रोडक्शन से लेकर ह्यूमन फिजियोलॉजी से लेकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लेकर सब होगा, जेनेटिक्स भी होगा। एक बार और बता दीजिएगा बेटा, आप बैच में एनरोल कर लीजिएगा, है ना, और इसको बैक करके देखो, मैंने सब कुछ बताया है बेटा। चलो, कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। लाइसोजोम्स क्या होते हैं? तो लाइसोजोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर हम देखेंगे कि उसको सुसाइडल बैग कहते हैं, सुसाइडल बैग कहा जाता है। ओके डियर, देखो हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स होते हैं लाइक एज लाइपेज, लाइक एज प्रोटेजेज, लाइक एज कार्बोहाइड्रेजेज, ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। और ये सारे एंजाइम्स कब एक्टिव होते हैं? सारे के सारे ये एंजाइम्स आपको एसिडिक नेचर पर एक्टिव होते हैं। एसिडिक पीएच चाहिए, है ना बेटा जी, एसिडिक पीएच चाहिए। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज, प्रोटीजेज, कार्बोहाइड्रेटेज होते हैं। अम्लीय पीएच पर सर्वोत्तम रूप से ये सक्रिय हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं वैक्यूल्स की, है ना भाई। सर मैं जा रही हूं खाना खाने, जाओ बेटा, कोई बात नहीं। चलो अब बात करते हैं वैक्यूल्स की बात करते हैं। तो आपके जो वैक्यूल्स होते हैं डियर, आइए वैक्यूल्स की बात करते हैं। वैक्यूल्स इज बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, तुम्हारी तरह सिंगल, है ना भाई, तुम्हारी तरह सिंगल होते हैं, है ना, ये सिंगल मेम्ब्रेन्स का बना हुआ होता है। और जो सिंगल मेम्ब्रेन्स होती है उसको सिंगल मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं? अरे भैया टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये सवाल आपके बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% सेल ऑफ द वॉल्यूम्स। प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होता है ना, ये बहुत बड़ा सा वैक्यूल्स मिलता है। क्या बात याद रखनी है? जल्दी से बताओ क्या बात याद रखनी है? प्लांट में बहुत बड़ा वैक्यूल्स मिलता है और एनिमल्स में बहुत ही छोटू सा वैक्यूल्स मिलता है, बहुत ही छोटू सा वैक्यूल्स मिलता है। अब बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, आइए समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होता है। इसकी जो लेयर होती है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होता है। इनर मेम्ब्रेन्स फॉर्म्ड हो जाती है जिसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है ना, वो फोल्ड हो जाती है और फोल्ड होकर बनाती क्या है? क्रिस्टी बनाती है, क्रिस्टी। और अगर मैं सिंगुलर बोलूं तो क्रिस्टा। क्या बेटा? क्रिस्टा। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसके पास खुद का डीएनए मिलता है और फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इसके पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। अगर खुद का डीएनए मिलेगा बेटा तो भैया खुद का राइबोसोम्स भी तो चाहिए, फिर प्रोटीन किससे बनाओगे? क्योंकि राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। समझ में आया बेटा? जल्दी से बताओ, समझ में आया बेटा जी? आज आपको सेल स्ट्रक्चर्स के कितने इंपॉर्टेंट बातें बता दी बेटा जी। सर बैच में ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं क्या? अभी नहीं पढ़ाया बेटा जी, आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 22 तारीख से। जिस किसी बच्चे ने एनरोल नहीं किया है तो बेटा एनरोल कर लो, आज 3 बजे तक ही ऑफर है, सिर्फ आज 3 बजे तक ऑफर है। फटाफट जाओ बैच में एनरोल करके आओ। चलो, आंतरिक झिल्ली मैट्रिक्स की ओर कहीं अंतःबलन बनाती है जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। कोशिका के पावर हाउस कहे जाने पर इसे माइटोकॉन्ड्रिया में एकल गोलाकार डीएनए अणु इसमें प्रेजेंट होता है। क्योंकि बेटा जी क्या होगा, अगर डीएनए है तो भाई ऑब्वियसली आरएनए भी मिलेगा। बात करते हैं प्लास्टिड की, बात करते हैं बेटा जी किसकी बात करते हैं? आइए प्लास्टिड की बात कर लेते हैं। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पिगमेंट। पिगमेंट्स के बेसिस पर आपका जो प्लास्टिड होता है वो कितने तरीके का होता है, आइए समझते हैं। प्लास्टिड आपका होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और आपका ल्यूकोप्लास्ट। आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट यानी कि ग्रीन कलर का प्लास्टिड होगा, क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलर वाला होगा और ल्यूकोप्लास्ट यानी कि कलरलेस होगा, यानी कि कलरलेस होगा। प्लास्टिड सभी पादप कोशिकाओं और यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं। वर्णक के प्रकार के आधार पर प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन सभी में वर्गीकृत किया जा सकता है।
क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के पास में क्या होगा बेटा जी, क्लोरोफिल मिलेगा। कैरोटिनॉइड मिलेगा, है ना भाई, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और तुमको पता है क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को ट्रैप करता है। किस लिए करता है भाई, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, भाई प्रकाश संश्लेषण करने के लिए यार, है ना बेटा। चलिएगा, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है बेटा जी, क्रोमोप्लास्ट आपके फैट सोल्यूबल्स कुछ कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैरोटीन, जैसे कि जेंथोफिल एंड जैसे कि एंथोसायनिन अदर। और ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं बेटा, तो ल्यूकोप्लास्ट आपके कलरलेस होते हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट को कैसे याद रखोगे कि ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, और व्हाइट यानी कि बेटा कभी इसके ऊपर रंग चढ़ेगा ही नहीं, कभी इसके ऊपर रंग चढ़ेगा ही नहीं, है ना बेटा जी। चलेगा, तो ये आपको हिंदी में लिखा हुआ है, एक बार इसको हिंदी में भी पढ़ लेना बेटा जी। अब बात करते हैं आपका जो क्रोमोप्लास्ट था ना, आइए क्रोमोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट में जो आपका एमाइलोप्लास्ट था, ये आपको कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा। एमाइलो का मतलब एमाइलेज, और एमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है बेटा। 2 मिनट देंगे, पेट क्लास है क्या, 12:05 तो हो गए। अच्छा चलो ठीक है ना भाई, तो इस सेशन को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, इसका अगला पार्ट हम लेके आएंगे फिर